हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 5 सिक्योरिटी इन दी कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, फिर उसमें न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट पढ़ रहे थे। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो नया थ्रेट जो है उसमें तीसरे नंबर पर आता है ग्लोबल पॉवर्टी। दुनिया में जो है गरीबी बढ़ती चली जा रही है। ये ग्लोबल पॉवर्टी अनदर सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी है। हमारी जो अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना वो 760 करोड़ है और हमारा मानना है कि 2050 तक वो 1000 करोड़ हो जाएगी। अब ये जो पॉपुलेशन है ये बढ़ती चली जा रही है, उतनी ज्यादा हमारे पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है नहीं, तो गरीबी भी क्या है बढ़ती चली जा रही है। अभी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में हर कंट्रीज में बढ़ती चली जा रही है, बस कुछ ही कंट्रीज है जहां पर ये पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और बहुत तेजी से हो रही है। और कौन सी कंट्रीज है ये सिर्फ 6 कंट्रीज है जहां पर हमें पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है, जैसे कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से हो रही है। अब इसमें खतरे की बात क्या है? ये खतरे की बात है कि कुछ लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो पुअर कंट्रीज है, जो गरीब कंट्रीज है, उसमें हम मानते हैं कि आने वाले 50 सालों में हम देखेंगे कि पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ेगी और उनकी पॉपुलेशन जो है ट्रिपल टाइम्स बढ़ जाएगी अभी के मुकाबले। मतलब अभी जितनी पॉपुलेशन है, जितनी उनकी जनसंख्या है, वो 3 गुना और ज्यादा बढ़ जाएगी आने वाले 50 सालों में। और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तो वहीं रह जाने वाली है या थोड़ा बहुत बढ़ेगी उनके पॉपुलेशन को देखते हुए। लेकिन रिच कंट्रीज की बात करें तो जो अमीर कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज है, उनमें आने वाले 50 साल में हम पॉपुलेशन श्रिंकेज देखेंगे कि पॉपुलेशन कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। तो ये क्या है, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि क्या रिजल्ट निकलेगा, रिच कंट्रीज में क्या है, पर कैपिटा इनकम, जो लोगों की इनकम है वो क्या है, हाई है, और पॉपुलेशन क्या है, कम है। तो पॉपुलेशन कम है, इनकम ज्यादा है, जीडीपी ज्यादा है, तो जो कंट्रीज पहले से ही अमीर है वो और ज्यादा अमीर ही तो होगी, वो गरीब तो नहीं होगी। लेकिन जो पुअर कंट्रीज है, जहां पर गरीबी है, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, इनकम कम है, और हम कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में पॉपुलेशन और बढ़ेगी ही, तो वहां पर पुअर कंट्रीज और ज्यादा पुअर होती जाएंगी। ये इसका रिजल्ट निकलेगा, जो कि चिंता की बात है। सिर्फ इससे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इससे क्या हो रहा है, नॉर्दर्न कंट्रीज और सदर्न कंट्रीज के बीच में जो है डिस्पैरिटी बढ़ती चली जा रही है। अब नॉर्दर्न कंट्रीज और सदर्न कंट्रीज क्या है, तो देखो, जब हम पॉलिटिकल साइंस में नॉर्दर्न कंट्रीज कहते हैं तो हम यहाँ पर रिच की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं। जबकि हम सदर्न कंट्रीज की बात कर रहे होते हैं तो हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे होते हैं, जैसे इंडिया, चाइना। और नॉर्दर्न कंट्रीज में आ गई जैसे कि अमेरिका, यूरोप की जो कंट्रीज हो गई, ये सारी कंट्रीज आ गई। तो अब क्या हो रहा है, नॉर्दर्न कंट्रीज जो है वो अमीर पर पहले से ही अमीर है, डेवलप्ड है, और अमीर हो जाएंगी। और सदर्न कंट्रीज क्या है कि गरीबी में धकेलती हुई चली जा रही है, गरीबी में ही जो है उनकी कंट्री चल रही है, वहां पर उतना डेवलपमेंट भी नहीं है। और अब ये जो इनके बीच में ये जो दूरियां है ये और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि हमने कहा है कि आने वाले टाइम में पॉपुलेशन बढ़ने वाली है और सदर्न कंट्रीज और ज्यादा गरीब हो जाएंगी। नॉर्दर्न कंट्रीज में हमने देखा पॉपुलेशन कम होगी और वो लोग और ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अब सदर्न कंट्रीज के अंदर भी कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है। कुछ तो अपने पॉपुलेशन को अच्छे से कंट्रोल कर पाए हैं और कुछ नहीं कर पाए हैं। जैसे श्रीलंका का हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में कि कैसे श्रीलंका ने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक लिया अच्छे से, तो वो भी तो सदर्न कंट्रीज में आया। लेकिन वहीं पे कुछ और कंट्रीज है जो नहीं रोक पाई। अफ्रीका वगैरह में हमने उतना कोई डेवलपमेंट नहीं देखा, बल्कि उसको हमने गरीबी में भी देखा है और वहां पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो ये दिक्कत आने वाली है। और सिर्फ इससे ही एक और प्रॉब्लम आने वाली है, जो एक नया थ्रेट बन जाएगा, वो है माइग्रेशन की। तो चलो उसे पढ़ते हैं। अब माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन मतलब कि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, अपना एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अच्छे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए। अब क्या है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम उठी क्यों? तो मैंने बताया कि अभी जो हमने प्रॉब्लम पढ़ी गरीबी की, इसी से माइग्रेशन की प्रॉब्लम भी जो है वो निकल रही है। कैसे? देखो, साउथ की जो कंट्रीज है वहां पर क्या है, गरीबी है।
गरीबी क्यों है? क्योंकि उनको अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, रोजगार कम है, तो लोग जो है गरीब होते जा रहे हैं। तो यहाँ की जो कंट्रीज है वो क्या चाहती है कि इस कंट्रीज के जो लोग हैं वो तो अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, उनको एक अच्छी लाइफ चाहिए, बेटर लाइफ चाहिए, और वो क्या चाहते हैं कि उनको अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी मिले, अच्छी अच्छी जॉब्स भी मिले, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा जॉब ले, ताकि उनकी जो परिवार है वो उसे अच्छे से चला सके। तो वो क्या करते हैं, अपना एरिया छोड़ते हैं और ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहां पर उनको दोनों ही चीज मिले, बेटर लाइफ भी और बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी। और ऐसा उनको कहाँ पर मिलता है? नॉर्थ में मिलता है, क्योंकि नॉर्थ पहले से डेवलप्ड भी है, रिच भी है, और हम मानते हैं कि वहां पे पॉपुलेशन भी उतनी नहीं है। तो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। जैसे इंडिया के बहुत सारे लोग जो है वो अमेरिका में देखने को मिलते हैं। किस वजह से? तो उनको अच्छी लाइफ मिल रही है, अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है उधर, इसलिए वो लोग इंडिया छोड़ के अमेरिका चले जाते हैं। इसी को माइग्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म्स है जिसके बीच का डिफरेंस जो है हमें पता होना चाहिए। एक तो है माइग्रेंट्स, दूसरा है रेफ्यूजी। माइग्रेंट्स क्या? जो मैंने अभी बताया, ये लोग अपनी इच्छा से अपना एरिया छोड़ के जा रहे हैं। देखो, इंडिया से बाहर निकल के अमेरिका में गए, ये चॉइस तो इनकी ही थी ना। इनको अच्छी लाइफ चाहिए थी, अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी, इसलिए ये लोग गए, तो ये चॉइस उनकी थी। लेकिन रिफ्यूजी में चॉइस नहीं होती कि अच्छा मेरे को अमेरिका जाना है तो मैं जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मजबूरी की वजह से इनको अपना एरिया जो है छोड़कर जाना पड़ता है। जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे भूकंप आ गया, इनका सब कुछ तहस नहस हो गया, अब कुछ रहने को बचा ही नहीं, वहां पे ये लोग भूखे मर जाएंगे। तो ऐसे में मजबूरी की वजह से इन्हें अपना जो एरिया है वो छोड़कर जाना पड़ता है। तो माइग्रेंट और रेफ्यूजी के बीच में यही एक डिफरेंस होता है कि माइग्रेंट वो लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से छोड़कर जाते हैं, अच्छी लाइफ के लिए या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए दूसरे देश चले जाते हैं, दूसरे एरिया चले जाते हैं। रिफ्यूजी को मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि जहां पर वो रह रहा है अब वो किसी कारणवश वहां पे नहीं रह सकता। जैसे इंडिया जब डिवाइड हुआ था, पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान से कितने लोग यहाँ पर आए थे? वो सारे लोग क्या थे? रिफ्यूजी ही तो थे, कि उन्हें मजबूरी में अपना एरिया जो है वो छोड़कर आना पड़ रहा था। अब क्या है कि कंट्रीज जो है वो माइग्रेंट को एक्सेप्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली ये माना जाता है कि रिफ्यूजी को एक्सेप्ट करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से उनको आना पड़ रहा है, तो उनकी मजबूरी तो हर कंट्रीज देखती है, इसलिए माना जाता है कि रिफ्यूजी को तो एक्सेप्ट करना ही चाहिए। माइग्रेंट्स पर, कंट्री पर डिपेंड करता है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। अब रिफ्यूजी के अंदर ही एक और टर्म आता है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। देखो, अब कोई किसी भी कारण से मान लो कहीं पे बाढ़ आई, लोग अपना एरिया छोड़ के कहीं बाहर के देश में चले गए, कोई श्रीलंका चला गया, कोई रशिया चला गया, तो ये क्या हुआ? रिफ्यूजी हो गए। लेकिन अगर कहीं पे बाढ़ वगैरह आ रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम की वजह से लोगों को अपना एरिया छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो वैसे तो वो अपने एरिया से निकल गए, लेकिन देश से नहीं निकले। देश के किसी एक एरिया में थे, उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले गए। उसको हम कहते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, कि एरिया तो बदल गया लेकिन कंट्री वही है। जैसे कश्मीरी पंडित, उनको अर्ली 1990s में जो है अपना जो है एरिया छोड़ के, कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा। तो ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर छोड़ के कहीं और चले गए, अमेरिका चले गए, फ्रांस चले गए, ऐसा नहीं है, बल्कि इंडिया के अलग अलग कोने में गए। कोई साउथ में होगा, कोई वेस्ट में होगा, कोई ईस्ट में होगा, अलग अलग स्टेट में होंगे, कोई मुंबई में होगा, कोई आंध्रा में होगा, लेकिन वो लोग है तो इंडिया में ही, तो अपने ही कंट्री में रहे, बस एरिया बदल गया। उसको कहते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, और उसमें कश्मीरी पंडित्स का जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है। कई बारी लोगों को वॉर की वजह से भी अपना एरिया छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो कम्युनिटी है उसके पास कुछ खाने के लिए बचता ही नहीं है, उनका पूरा एरिया तबाह हो जाता है, इसलिए उन्हें वहां से छोड़कर जाना पड़ता है। तो वॉर भी एक कारण है जिसकी वजह से रिफ्यूजी जो है वो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब हमें एक फैक्ट भी दिया गया है कि 1990 से लेकर 95 तक 70 स्टेट्स इन्वॉल्व हुए। किस चीज में? 93 वॉर्स में, और यहाँ पर 55 लाख पीपल को मार दिया गया। अब इतने लोग मर गए और उस एरिया में क्या बचा होगा? कैसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बची होगी जहां पर वॉर हुआ होगा?
तो वहां पर लोगों को क्या करना पड़ा, अपना एरिया छोड़कर जाना पड़ा होगा। यही हमें यहाँ पर समझाया हुआ है। अब पढ़ते हैं लास्ट थ्रेड के बारे में, वो है हेल्थ एपिडेमिक्स। इसमें हमें कुछ बीमारियों के नाम बताए गए हैं, जैसे HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स, सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये कुछ बीमारी के नाम बताए गए हैं और ये भी बताया गया है कि ये फैलती कैसे हैं। तो ये फैलती है माइग्रेशन से, बिजनेस से, टूरिज्म से, मिलिट्री ऑपरेशन से। मतलब कि जब भी लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये बीमारियां जो है वो फैलने लग जाती है। हमें ये भी बताया है कि एक एग्जाम्पल दिया है HIV एड्स का, और ये बताया हुआ है कि 2003 तक 4 करोड़ लोग जो है वो HIV एड्स से इन्फेक्टेड हो चुके थे और उन्हें ये बीमारी हो चुकी थी। और इस 4 करोड़ का 2/3 जो है वो अफ्रीका में ही उस चीज से इन्फेक्ट हो चुके थे और बाकी सब साउथ एशिया में थे। मतलब तो हमें ये बताया हुआ है कि कितना ज्यादा लोग इससे इन्फेक्ट हुए थे। अब हमें ये क्यों बताया हुआ है, हमें ये बताया हुआ है नॉर्थ और साउथ की डिस्पैरिटी दिखाने के लिए। देखो जो नॉर्थर्न कंट्रीज थी, जैसे USA हो गई, यूरोप की कंट्रीज हो गई, ये पहले से अमीर थी, इन्होंने अपना ट्रीटमेंट भी बना लिया, थेरेपीज ले आए ये, जिससे इस डिजीज को, HIV एड्स को ये लोग ट्रीट कर सके और लोगों को ठीक कर सके। लेकिन यही सेम काम अमेरिका में नहीं, जो अमेरिका में हुआ वो अफ्रीका में नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अमेरिका ने तो अपना ट्रीटमेंट निकाल लिया, थेरेपीज निकाल ली, लेकिन वो इतनी ज्यादा महंगी थी कि साउथ अफ्रीका या और भी जो अफ्रीका की कंट्रीज है वो, या और भी गरीब कंट्रीज है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए और वहां पर बहुत ज्यादा लोग मरे। तो ये यहाँ पर बताया गया हुआ है। ये भी बताया गया हुआ है कि वो जब इसका यूज नहीं कर पाए तो सिर्फ ये एक अकेली ऐसी बीमारी नहीं थी जिससे उनको निपटना था, बल्कि बहुत सारी बीमारी थी जिसका कभी इलाज नहीं निकल पाया गरीब कंट्रीज में, क्योंकि वो लोग गरीब थे। अदर डिजीज के भी यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे इबोला वायरस, हंता वायरस, हेपेटाइटिस C, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, डेंगू, फीवर, क्लोरा। अब इसमें से कुछ जो डिजीज है इनका जो इंजेक्शन है जिससे ट्रीट किया जा सकता है, एंटीडोट जो है वो बना लिया गया है, लेकिन फिर भी वो इतना महंगा है कि जो नॉर्मल कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाती और फिर वहां के बहुत सारे लोग जो है उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमें एक एग्जाम्पल ब्रिटेन का भी दिया हुआ है कि ब्रिटेन में क्या हुआ। ब्रिटेन ने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो खो दिए, किस पर? मैड काउ डिजीज वहां पर एक हुई थी और फिर उस पर उन्होंने खर्च किया और लेकिन उसका कोई उतना रिजल्ट निकला नहीं, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके खर्च हो गए थे। और यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम जब होती है ना तो ये रियलाइज होता है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन होना चाहिए। अब देखो डिजीज की बात की तो डिजीज में सबसे ताजा एग्जांपल है कोविड-19। कोविड-19 में हमने देखा कि क्या हालत थी, एक तरीके से पूरी दुनिया ही जो है वो रुक सी गई थी, काफी जगह पे लॉकडाउन लगा दिए गए थे। तो यहाँ पर इंटरनेशनल कॉपरेशन की जरूरत महसूस होती है कि अगर एक कंट्री कुछ करती तो कुछ होता, कुछ नहीं होता, लेकिन सारी कंट्रीज ने मिलकर किया और फिर हम कोविड-19 से उस फेज को फेस कर कर बाहर भी निकले। तो यहाँ पर हमें इंटरनेशनल कॉपरेशन की जरूरत का जो है वो महसूस होती है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन होना चाहिए। अब ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में हमने पढ़ा था कि कॉपरेशन की जरूरत है, इधर भी इंटरनेशनल कॉपरेशन की जरूरत है। हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन में भी ये कह रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे कॉपरेट कर सकते हैं? तो मिलिट्री फोर्स की ही बात कर लेते हैं। देखो मिलिट्री फोर्स के बारे में हमने ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में क्या पढ़ा था कि फोर्स का यूज लिमिटेड ही होना चाहिए, वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, यही पढ़ रहे थे। इधर भी यही कहा गया है कि मिलिट्री फोर्स का यूज कम ही करे तो ज्यादा अच्छा है। देखो अगर हमें किसी बाहर से खतरा है या टेररिस्ट से खतरा है, आतंकवादी से खतरा है, तो हम फोर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन गरीबी हटाने के लिए फोर्स क्या करेगी? या फिर माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज के प्रॉब्लम में ये क्या करेगी फोर्स? हेल्थ के प्रॉब्लम में जो डिजीज निकल आ रही है इसमें क्या करेगी मिलिट्री फोर्स? तो यहाँ पर तो इनकी सक्सेस बहुत लिमिटेड ही होगी, क्या करेंगी ये इसमें? तो ये हमें बाहर से तो बचा सकती है, लेकिन हमें कॉपरेशन की जरूरत है और सारे जो थ्रेट्स है उनको फेस करने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। और डिफरेंट हम स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं। क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं?
तो देखो, सबसे पहले तो हमें कॉपरेशन करना चाहिए। चाहे दो कंट्री मिलकर एक दूसरे के साथ कॉपरेट करे, चाहे पूरी दुनिया कॉपरेट करे, लेकिन कॉपरेशन होना चाहिए। जब तक एक स्टेप लेंगे नहीं, तब तक हम कैसे कहेंगे कि दुनिया में कॉपरेशन हो नहीं रहा, या ये कमियां हैं जिस वजह से हम कॉपरेट नहीं कर पा रहे। तो हमारा मानना है कि सबसे पहले तो कॉपरेट करना चाहिए। दूसरा, इंटरनेशनल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनको आगे आना चाहिए लोगों के बीच में कॉपरेट कराने के लिए और लोगों की आवाज उठाने के लिए, और ये बताने के लिए कि लोग कौन कौन से प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं, या कौन कौन से ह्यूमन राइट होनी चाहिए। ये भी तो एक प्रॉब्लम था कि ह्यूमन राइट ही हमें नहीं पता कि दुनिया में ऐसे कौन से ह्यूमन राइट है जो लोगों के हैं, जो हर जगह लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सारी चीजें यही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सामने ला सकती है, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर बात करते हैं बिजनेसेस की, कॉरपोरेशंस की। तो ये और ग्रेट पर्सनालिटीज, इनका भी बहुत बड़ा रोल है कॉपरेट कराने में, कि ग्रेट पर्सनालिटीज जब आके काम करती है, जैसे मदर टेरेसा, ये सब जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पूरी दुनिया को कॉपरेट कराने में। अब यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि फोर्स का यूज जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड ही है। फोर्स हर मामले में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हमें बताया गया है कि फोर्स का यूज फिर भी कुछ मामलों के लिए हम कर सकते हैं। देखो, अगर कहीं पर जेनोसाइड हो रहा है, यानी कि लोगों को बहुत ज्यादा मारा जा रहा है, मास किलिंग्स हो रही है, तो वहां पर लोगों को बचाने के लिए फोर्स का यूज करना पड़ेगा। और हमारा मानना है कि जब यहाँ पर लोगों को बचाना है ना, तो कंट्रीज को वेपन उठाने चाहिए, फोर्स का यूज करना चाहिए, तभी तो आप लोगों को बचा पाओगे। तो हमारा मानना है कि फोर्स का भी यूज होना चाहिए, लेकिन इन तरीकों में होना चाहिए, ऐसी जगह पर होना चाहिए, राइट रीजन के लिए वॉर करना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि एक इंडिविजुअल कंट्री फोर्स का यूज करे लोगों को बचाने के लिए, इससे अच्छा काफी सारी कंट्रीज जो है वो मिलकर कॉपरेट करें और फोर्स का यूज करके उन लोगों को बचाए जिन्हें मारा जा रहा है, जिन्हें उनके राइट जो है डिनाई किए जा रहे हैं। तो ये था कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की कॉपरेट करने की जरूरत है, और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी हेल्प कर सकती है कंट्रीज को कॉपरेट कराने के लिए, ताकि हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ थ्रेट को जो है वो फेस कर सके और अपनी सिक्योरिटी रख सके। अब बात करते हैं इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के बारे में। देखो, इंडिया ने दोनों ही थ्रेट फेस किए हुए हैं। कौन से थ्रेट? ट्रेडिशनल भी, नॉन ट्रेडिशनल भी, और फिर उससे लड़ने के लिए हमारे पास अपनी स्ट्रैटेजी है, और उस स्ट्रैटेजी को हमने 4 पार्ट्स में, 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला कंपोनेंट है इंडिया का स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज। हमारे मिलिट्री कैपेबिलिटीज को जो है हमें और ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा, हमें और ज्यादा अपनी मिलिट्री को जो है स्ट्रांग करना पड़ेगा, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में, चाहे अपनी फिर आर्मी जो हमारे लोग हैं उनको और ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने वॉर देखे हैं बहुत ज्यादा। हमने 47 का वॉर देखा था, हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ था। हमने 62 का वॉर भी देखा है, 65 का वॉर भी देखा है, 71, 99, इतने सारे वॉर हमने फेस किए हैं। तो हमारा मानना है कि मिलिट्री को बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजिकल वेपन्स जो है हमारे पास, उनको भी बहुत ज्यादा हमारे पास होना चाहिए, बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी के होने चाहिए, क्योंकि वो भी मिलिट्री का ही एक पार्ट है। तो मिलिट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे पास अच्छे अच्छे जो है वेपन्स भी होने चाहिए। दूसरा, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन भी है, और वो भी एक हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन रखने की इजाजत जो है वो उन्हीं कंट्रीज को थी जिन्होंने 1968 से पहले बना लिया था। हमने तो 1998 में बनाया था, लेकिन फिर भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसे जस्टिफाई करती है इस ग्राउंड पर कि बाहर की जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उनके पास न्यूक्लियर पावर है, तो इससे हमें खतरा है, इसीलिए हमने न्यूक्लियर वेपन जो है वो बनाया है। अब हमारी नेबरिंग कंट्रीज में चाइना के पास था, और चाइना के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट चलते थे, इसीलिए हमारा मानना था कि हमारे पास भी जो है वो न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए हमारी अपनी सुरक्षा के लिए। और हमारा यही मानना है कि पहले हम यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन का, अगर कोई अटैक करता है तो पहला यूज हमारा नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना भी है। तो हमने पीसफुल पर्पसेस के लिए हमारे पास एक तरीके से जो न्यूक्लियर वेपन है वो रखा हुआ है। दूसरा कंपोनेंट है स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट। हम जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को और स्ट्रांग देखना चाहते हैं। यूएन के बारे में जब हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, तो हमने ये देखा था कि
इंडिया क्या चाहता है कि यूएन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। यूएन अगर स्ट्रांग होगा तो ही यूएन की बात और भी कंट्रीज मानेंगी और यूएन में जो है स्ट्रांग और बोल्ड फैसले जो है वो लिए भी जाएंगे। इसीलिए इंडिया पहले से मानता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, सिर्फ यूएन ही नहीं और भी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इंडिया ये भी मानता है कि इंटरनेशनल नॉर्म स्ट्रांग होने चाहिए। इंडिया स्टार्टिंग से, जब से हम आजाद हुए, आजादी से पहले भी लेकिन आजादी के बाद से भी हमने बहुत ज्यादा आगे आके फ्रंट में आके बात की है कि कैसे कंट्रीज को गुलाम बनाया जाता है, कॉलोनी बनाई जाती है और ऐसी कॉलोनी नहीं बनानी चाहिए। इंडिया ये भी बात करता रहा है कि एशिया की कंट्री को एक साथ एकजुट होना चाहिए। इंडिया ये भी कहता रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो अपने आप पे और ज्यादा डेवलपमेंट करना चाहिए और डेवलप्ड कंट्रीज में बनना चाहिए। इंडिया ने ही नाम निकाला था नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसमें क्या था कि ना ही हम सोवियत यूनियन के साथ है, ना ही हम यूएसए के साथ है, हम बीच का रास्ता निकाले थे ताकि हमें वॉर ना करना पड़े और हमारे रिलेशन दोनों कंट्रीज के साथ अच्छे रहे। तो ऐसी चीजों को इंडिया स्टार्टिंग से सपोर्ट करता आया है। इंडिया स्ट्रांग यूएन को भी सपोर्ट करता आया है। तो इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के स्ट्रांग होने पर अपनी राय हमेशा से जताते आया है। इससे क्या होगा, हमारे जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो भी स्ट्रांग होंगे। स्ट्रांग यूएन होगा तो इससे क्या हेल्प होगी कि हमें जो है कोई भी वॉर या फिर और भी कुछ होता है कॉन्फ्लिक्ट तो उसके पीसफुल सॉल्यूशन आसानी से ढूंढ लिए जाएंगे। तो इससे इंडिया को भी बेनिफिट है, अदर कंट्रीज को भी बेनिफिट है। इसलिए हम मानते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग होना चाहिए, उसके फेवर में ही इंडिया हमेशा बात करता है। तीसरा कंपोनेंट है सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो हमने कई बार ये सिक्योरिटी चैलेंज जो है फेस किया है। इंडिया के अंदर ही बहुत सारे पार्ट ने अलग होने की डिमांड भी उठाई थी। कभी मणिपुर हो गया, कश्मीर हो गया और भी बहुत सारे रीजन थे जो चाहते थे कि वो इंडिया से अलग हो। तो इंडिया में तो डेमोक्रेसी है तो हमने उनकी बात सुनी, कई जगह पे ऑटोनॉमी दी, कई जगह पे नेगोशिएशन हुए और आज वो जो पार्ट है वो हमारे साथ ही है। तो ऐसे प्रॉब्लम जो है वो हम टाइम टू टाइम फेस करते आए हैं, लेकिन हमने इसका एक पीसफुल सॉल्यूशन भी ढूंढा है। हमने उनके साथ नेगोशिएट किया है, बातचीत की है और साथ ही साथ उनकी प्रॉब्लम समझी है और उनको वो फैसिलिटी देने की कोशिश की है जो हम उन्हें दे सकते हैं, ऑटोनॉमी देने की कोशिश की है और इस सिक्योरिटी चैलेंजेस को टाइम टू टाइम फेस करके सॉल्यूशन भी निकाला है। फोर्थ और लास्ट कंपोनेंट है कि हमें अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डेवलप करना है ताकि जो है हम गरीबी हटा सके। अब हमें अपनी इकोनॉमी को अच्छा करना है, गरीबी को हटाना है, ये हमारा लास्ट कंपोनेंट है। लेकिन इसमें हमें बहुत ज्यादा लिमिटेड सक्सेस ही मिली है, लेकिन फिर भी हम अपनी इकोनॉमी को पहले के मुकाबले डेवलप कर पाए हैं, गरीबी भी कुछ हद तक हटा पाए हैं, लेकिन हमारी सक्सेस अभी भी लिमिटेड ही है। इंडिया में क्या है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो इससे क्या फायदा है कि यहाँ पर गरीब जो लोग हैं उनकी आवाज उठाई जाती है, उनकी जो दिक्कतें हैं वो सुनी भी जाती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गरीबों को सिक्योरिटी देने की पूरी कोशिश की गई है, उनकी आवाज सुनी जा रही है और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जा रही है। यही फायदा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का और ये हमारा फोर्थ कंपोनेंट भी था। तो हमने 4 कंपोनेंट भी डिस्कस कर लिए। आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।